आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में। मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में, ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है। नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई। अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां, जैसे मणिपुरी है, जैसे यहाँ की बोली है, त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं, तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से उत्तर पूर्व को जोड़ दिया। ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। नागालैंड में भी, ईस्टर्न नागालैंड में कुछ लोगों ने उकसाकर इलेक्शन का बहिष्कार करने का ऐलान करवाया था। अभी एएनपीओ ने विड्रॉ कर लिया। उन्होंने कहा हमें मोदी जी पर भरोसा है। तो यही बताता है कि अब ये चीजें नहीं चलने वाली। तो वो जो अकॉर्ड है उसका अभी तक वो सुलझ नहीं पाया अभी तक। देखिए, सुलझ नहीं पाया है। अकॉर्ड किस चीज के लिए होते हैं? अकॉर्ड हिंसा बंद करने के लिए होते। हिंसा तो बंद ही हो गई है, सीजफायर है ही, और इस पर डिस्कशन चल रहा है। जब उत्तर पूर्वी राज्यों में जब इलेक्शन होते हैं, हमेशा जो ये बातें चलती हैं कि सीएए एनआरसी को लेके, लेकिन इस बार ये 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं इस महीने और सीएए एनआरसी की बात ही नहीं उठ रही। आप भी नहीं उठा रहे और ऑपोजिशन भी नहीं उठा रही। नहीं, हमारा उठाने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शेड्यूल 6 और इनर लाइन परमिट से प्रोटेक्टेड लगभग 80% से ज्यादा हिस्सा है, इसलिए इससे प्रभावित ही नहीं होता है। सर, जनजाति लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको किस तरह दूर किया हुआ है बीजेपी ने, और ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो जनजातीय समुदाय है बीजेपी को वोट देगी इस बार? देखिए, मैं आपको बताता हूं, जनजातीय समुदाय की बहुत सारी दिक्कतें थी। एक तो मन से वो उनकी स्वीकृति चाहते थे। नरेंद्र मोदी जी ने बड़े प्यार से जनजातियों को गले लगाने का काम किया है। इतने सालों के बाद पहली बार कोई राष्ट्रपति जनजातीय समाज से बनी है। इतने सालों के बाद पहली बार जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन के पर मनाया जा रहा है। इतने सालों के बाद 1857 से पहले से जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए योगदान दिया, इसके 10 बड़े बड़े म्यूजियम 200 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे हैं। एकलव्य स्कूल लगभग 300% बढ़ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको लगता है कि ये सरकार हमारे लिए सोच रही है। इसके साथ साथ देश भर के जो गरीबों को फायदा हुआ, वो पूरा फायदा जनजातीय समाज को किसी भी भेदभाव के बगैर मिला है। मैं स्पष्टता से कह सकता हूं, कांग्रेस के शासन में नहीं होता था। आज गरीबों को घर मिल रहा है, तो क्योंकि जनजातीय समाज में सबसे ज्यादा गरीबी थी, सबसे ज्यादा फायदा उनको हुआ है। घर में पानी पहुंच रहा है, उनके घर में बरोबर पहुंच रहा है। गैस का सिलेंडर मिला है, उनको भी मिल रहा है। 5 लाख तक का हेल्थ का कार्ड मिल रहा है, तो उनको भी मिल रहा है। मुफ्त चावल उनको भी मिल रहा है। ढेर सारी चीजें जो मोदी जी ने आम गरीबों के लिए की, इसका किसी भी भेदभाव के बगैर
उसका फायदा जनजातियों को मिला है और जनजाति को भी अब विकास का अनुभव होने लगा है कि हमें गुमराह कर कर झगड़ा लगाकर हाथ में हथियार थमा दिए गए, मगर हमारा कल्याण नहीं हुआ, पीढ़ियां बर्बाद हो गई। आज शांति के कारण डेवलपमेंट संभव हुआ है, शांति के कारण जनजाति के बच्चों का शिक्षा समाप्त हुआ है और शांति के कारण रोजगारी भी बढ़ी है। और ये जो नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, विकसित नॉर्थ ईस्ट, पूरे भारत में इंजीनियरिंग अजूबा माने जाएंगे। इस प्रकार के डबल डेकर ब्रिज नॉर्थ ईस्ट के अंदर बने हैं। 2024 के पहले नॉर्थ ईस्ट की सभी राजधानी रेल और एयर इससे जुड़ जाएगी। ये कोई छोटी बात नहीं है जी। आप मिलिटेंसी की बात करते हैं तो मैं अब दक्षिण की ओर रुख करती हूँ। आप सैटरडे को, शनिवार को आप कर्नाटका में थे और आपने पीएफआई की बात की कि बीजेपी की सरकार है जिसने पीएफआई को बैन किया, और थोड़ा सा उसमें विवादास्पद बयान ये भी था कि कांग्रेस जो है वो पीएफआई को उकसा रही थी। तो वहां पर जो कर्नाटका के जो कांग्रेस लीडर्स हैं वो इस बात से काफी नाराज हैं कि ये टिपिफाई किया आपने कि कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ऐसा नहीं किया कांग्रेस और पीएफआई एक थी। मैंने ये कहा कि पीएफआई के कैडर पर अलग अलग प्रकार के केस थे, वो केस को समाप्त करने का प्रयास कांग्रेस सरकार द्वारा किया गया जिसको कोर्ट ने रोका है। अब इसमें इनको बुरा लगाने जैसा क्या, या तो आप प्रयास न करते, प्रयास करोगे तो सुनना पड़ेगा। और दूसरी ओर हमने पीएफआई को बैन किया है, सफलतापूर्वक बैन किया है। और मैं मानता हूं कि पीएफआई इस देश में धर्मांधता और कट्टरता बढ़ाने वाला ऑर्गेनाइजेशन था। टेररिज्म का एक प्रकार से रॉ मटेरियल तैयार करने का वो लोग प्रयास कर रहे थे। कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो बताते हैं कि इनकी गतिविधियां देश की एकता और अखंडता के लिए अच्छी नहीं थी। तो हमने वोट बैंक की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इस पर कठोरतापूर्वक बैन लगाने का फैसला किया है। पर इतने साल क्यों लग गए? मतलब सब जानते थे, खासकर कर्नाटका में सब जानते थे कि पीएफआई जो है वो टेररिज्म के साथ थी। देखिए, एक समय था जब पीएफआई दक्षिण कर्नाटक और केरल का प्रॉब्लम था। जब हमने बैन लगाने का फैसला दिया इस वक्त कि पीएफआई ने देश भर में अपना काम फैलाने का शुरुआत भी कर दी थी, काफी हद तक फैला भी चुके थे। और कुछ इस प्रकार की एजेंसियों के पास सूचनाएं भी आई जिसमें देरी करना या शंका का लाभ देना ठीक नहीं था। इसलिए हमने इस पर निर्णय किया और कठोरता के साथ बैन लगाया है और बहुत अच्छे तरीके से समाज में कोई रिएक्शन आइदर और साइड से नहीं आया। जी, आप पुत्तूर गए थे और वहां पे आपने भारत माता मंदिर का उद्घाटन भी किया था। ये दूसरा है शायद भारत माता मंदिर। तो वहां पे चर्चा शुरू हो गई है कि चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है अमित शाह जी ने और एक कॉकटेल बना रहे हैं हिंदुत्व कम पेट्रियोटिज्म, इस सब का मिला के। देखिए, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि भारत माता का मंदिर कोई जो बनाता है जिसमें तात्या टोपे से लेकर सावरकर जी से लेकर एक्का तक, परमवीर चक्र एक्का तक की तस्वीरें लगी हैं और भारत माता का मंदिर बनाने का जो प्रयास हुआ है, मैं आपको कहता हूं, आप भी कभी समय मिलिए तो जाइएगा। आप तो कर्नाटक से ही है। इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में वो मंदिर को इतना शांत, क्लीन और नीट बनाया है जिस ट्रस्ट ने बनाया है। मैं तो उसको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और अगर वो भारत माता के मंदिर में जाने से मुझ पर कोई आरोप लगता है तो सभी आरोपों को मैं स्वीकार भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं। सिद्धरामैया जी और डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि आप अमित शाह जी और मोदी जितनी बार भी आए, कर्नाटका के लोगों ने तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार नहीं आएगी इस बार। चलिए, वो तो ऐसा ही कहेंगे, हमारे लिए अच्छा नहीं कहेंगे क्योंकि हमारे सामने वो चुनाव लड़ रहे हैं। मगर कर्नाटक के अंदर पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। मैं कर्नाटक 4 बार गया हूं विगत 2 महीने, 5 बार गया हूं विगत 2 महीनों में। मैं आपको बताता हूं, मैंने जनता की पल्स देखी है, नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता देखी है। वहां पर बहुत बड़ा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रहा है।
तटीय और दक्षिण कर्नाटका में तो होल्ड था ही बीजेपी का, लेकिन आप मानते हैं कि बाकी इलाकों में भी? नहीं, उत्तर कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक में भी मैं जाकर आया हूँ। जी जी। और मैंने शुरुआत तो मांड्या से करी है। मांड्या में इतनी बड़ी रैली भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हुई। तो मांड्या की जनता भी अब परिवारवादी पार्टियों से खिसक कर भारतीय जनता पार्टी के डेवलपमेंट के पॉलिटिक्स को एक्सेप्ट करती है। मैं मानता हूं बहुत शुभ चिन्ह है कर्नाटक की राजनीति के लिए। तो जेडीएस जो है वो भी कह रही है कि हम पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं अमित शाह जी, लेकिन उनके पार्टी में भी तो इतने सारे लोग हैं जो सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन पॉलिटिशियंस हैं। देखिए, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन में जो काम करते हैं ऐसे लोग मेरी पार्टी में भी है जी। मगर मेरी पार्टी में ऐसा नहीं है कि पार्टी का अध्यक्ष उसके बाद उसी के परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा या तो पूरा का पूरा परिवार एमपी या एमएलए बन जाएगा। ये किस प्रकार की कंपैरिजन है? पूरी डेमोक्रेटिक सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है। इस प्रकार के आंख में धूल झोंकने वाले बचाव जनता के सामने रखकर आप परिवारवाद को छुपा नहीं पाओगे। आपने कश्मीर के बारे में भी ये कहा था जब आर्टिकल 370 पे जब हमने इंटरव्यू किया था, तब उस वक्त भी आपने कहा था कि परिवारवाद जो है वो खत्म हो जाएगा, अब कश्मीर में नए नेता उभरेंगे। लेकिन अभी भी वहां पे अभी चुनाव ही कहां हुआ है? पर तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। तो तैयारी तो करने का सबको अधिकार है। जनता का मैंडेट देखिएगा। अब ये जो पंच सरपंच चुनकर आए हैं इसमें से ही नया नेतृत्व इमर्ज होगा, वहीं से कश्मीर के नेता निकलेंगे।